नमस्कार। आज हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास गाय विंच की किताब इमोशनल फर्स्ट एड का एक हिंदी सारांश है। इसका शीर्षक है भावनात्मक प्राथमिक उपचार, मानसिक घावों का इलाज। इसका मूल विचार बहुत सीधा है, लेकिन सच कहूं तो काफी क्रांतिकारी लगता है। जैसे शारीरिक चोट लगने पर हम तुरंत फर्स्ट एड देते हैं ना, वैसे ही भावनात्मक चोटों का भी तुरंत ध्यान रखना जरूरी है। पर हम में से कितने लोग ऐसा करते हैं? अक्सर हम इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं कोई बात नहीं, गुजर जाएगा। बिल्कुल। और यही अनदेखी मतलब खतरनाक साबित हो सकती है। यह सारांश इसी बात पर जोर देता है कि छोटी छोटी भावनात्मक चोटें, जैसे असफलता का दुख, अकेलापन या किसी के द्वारा ठुकराए जाने का दर्द, अगर सही समय पर संभाली ना जाएं, तो ये अंदर ही अंदर रीसती रहती हैं और आगे चल के बड़ी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे डिप्रेशन या एंग्जाइटी का रूप ले सकती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी छोटी खरोंच को नजरअंदाज कर देना, जो बाद में गहरा संक्रमण बन सकती है। सही। तो आज हमारी चर्चा का मकसद है इस सारांश से मुख्य बातें समझना और उन प्रैक्टिकल तरीकों को जानना जिनसे रोजमर्रा के इन आम भावनात्मक चोटों से निपटा जा सके। चलिए इसे खोलते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण विचार से, जिसे सारांश भावनात्मक स्वच्छता कहता है। भावनात्मक स्वच्छता यानी इमोशनल हाइजीन। ये शब्द अपने आप में काफ़ी कुछ कहता है। शारीरिक स्वच्छता के बारे में तो हम सब जानते हैं, रोज़ नहाते हैं, दांत साफ करते हैं, पर अपनी भावनाओं की साफ सफाई, ये कॉन्सेप्ट ज़्यादातर लोगों के लिए नया होगा, है ना? हाँ, और शायद यही समस्या की जड़ भी है। हम रोजाना दांत साफ करते हैं ताकि कैविटीज ना हो, पर अपनी भावनात्मक सेहत का रोजाना जायजा लेने के बारे में सोचते ही नहीं। लेखक गाय विंच का तर्क, जैसा कि सारांश बताता है, बिल्कुल साफ है। जैसे छोटी शारीरिक खरोच पर ध्यान न दें तो वो इन्फेक्शन बन सकती है, वैसे ही रोजमर्रा की छोटी भावनात्मक चोटें, जैसे किसी सहकर्मी की तीखी टिप्पणी या ट्रैफिक में हुई झुंझलाहट, अगर नजरअंदाज की जाए तो वे जमा होकर हमारे मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ये भावनात्मक स्वच्छता सिर्फ समस्या आने पर रिएक्शन देना नहीं है, बल्कि एक नियमित देखभाल है, एक तरह की प्रिवेंटिव मेडिसिन। तो फिर इसे अमल में कैसे लाया जाए, मतलब प्रैक्टिकली कैसे करें? सारांश एक बहुत ही सरल लगने वाला सुझाव देता है। रोज सिर्फ 5 मिनट निकालकर ईमानदारी से खुद से पूछना, आज मैं भावनात्मक रूप से कैसा महसूस कर रही हूँ? क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे परेशान कर रही है, जिसे मैं शायद दबाने की कोशिश कर रही हूँ? ये एक तरह का रोजाना का भावनात्मक सेल्फ चेक इन है। सुनने में आसान है, पर शायद करने में उतना नहीं। हाँ, पर यह आत्म जागरूकता की तरफ पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि अंदर क्या चल रहा है, किस भावना का जोर है, तब तक हम उसका प्रबंधन कैसे करेंगे? ये वैसा ही है जैसे थर्मामीटर से तापमान जांचना। पहले पता तो चले कि बुखार है या नहीं। हो सकता है शुरुआत में थोड़ा अजीब लगे या पता ही ना चले कि क्या महसूस हो रहा है, लेकिन अभ्यास से ये आसान हो जाता है। सही कहा। आत्म जागरूकता के बिना तो इलाज संभव ही नहीं। हमें आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन किताबें लाने में मेहनत लगती है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बुक बाइट्स पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अच्छा, अब आते हैं एक ऐसे अनुभव पर जो शायद ही कोई हो जिसने न झेला हो, असफलता, फेलियर। चाहे वो परीक्षा में हो, नौकरी में या रिश्तों में। सारांश इस बात पर रोशनी डालता है कि असफलता के बाद हम अक्सर खुद को बेरहमी से कोसते हैं, अपनी ही नजर में गिर जाते हैं। इस मानसिक घाव के इलाज के बारे में ये सारांश क्या मार्गदर्शन देता है? देखिए, यहाँ सारांश 3 मुख्य रणनीतियों पर जोर देता है। पहली और शायद सबसे जरूरी है आत्मकरुणा, सेल्फ कंपैशन। हाँ, ये शब्द काफी सुना है आजकल, पर इसका ठीक मतलब क्या है? बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब है खुद के प्रति वैसी ही दया, समझ और समर्थन का भाव रखना, जैसा हम किसी गहरे दोस्त के प्रति रखते हैं जब वो किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा हो। खुद को लताड़ने की बजाय ये समझना कि इंसान है, गलतियां होती हैं और असफलता जीवन का हिस्सा है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है अपना ध्यान उन चीजों पर केंद्रित करना जिन पर हमारा नियंत्रण है, बजाय उनके जिन पर नहीं। राइट। हाँ, असफलता के बाद अक्सर हमारा दिमाग उन बाहरी वजहों या उन गलतियों पर अटक जाता है जिन्हें हम बदल नहीं सकते। काश मौसम ऐसा ना होता, काश उसने ऐसा ना कहा होता, है ना? सारांश हो जाता है कि इसके बजाय उन पहलुओं पर फोकस करें जिन्हें हम भविष्य में सुधार सकते हैं। अपनी ऊर्जा सही जगह लगाना,
और तीसरा, हर असफलता को सीखने के एक अवसर के रूप में देखना। ये सिर्फ एक पॉजिटिव थिंकिंग वाली बात नहीं है, बल्कि एक मानसिक बदलाव है। ये पूछना कि इस अनुभव से मैंने क्या ठोस सबक सीखा, ना कि सिर्फ ये सोचना कि मैं नाकामयाब हूं। ये तीनों बातें बहुत शक्तिशाली हैं और इसे सिर्फ सोचने तक सीमित न रखकर अमल में लाने के लिए सारांश एक अभ्यास भी सुझाता है। असफलता के ठीक बाद जब भावनाएं थोड़ी शांत हों, खुद से ये 3 सवाल पूछना। पहला, इस पूरी स्थिति से क्या सीखा जा सकता है? दूसरा, अगली बार इसी तरह की स्थिति में मैं क्या अलग या बेहतर कर सकती हूँ? और तीसरा, क्या इस अनुभव का कोई सकारात्मक पहलू भी है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो? जैसे शायद ये पता चलना कि आप दबाव झेल सकते हैं। बिल्कुल, ये अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे सोचने के तरीके को बदलता है। ये हमें विक्टिम वाली मानसिकता से निकालकर एक एक्टिव लर्नर की भूमिका में लाता है। ये सचमुच घाव पर मरहम लगाने जैसा है, उसे भरने की प्रक्रिया शुरू करने जैसा। असफलता से उभरना एक बात है, लेकिन कई बार लोग उसके बाद या अन्य कारणों से खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगते हैं। लोनलीनेस। ये सारांश अकेलेपन को सिर्फ एक उदास भावना नहीं मानता, बल्कि इसे एक गंभीर भावनात्मक घाव का दर्जा देता है, जिसका असर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। ये बात वाकई चौंकाने वाली लगी मुझे। हाँ, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पिछले कुछ सालों में काफ़ी रिसर्च हुई है और सारांश इसे सही ढंग से उजागर करता है। लंबे समय तक बना रहने वाला अकेलापन सिर्फ मानसिक कष्ट ही नहीं देता, बल्कि ये हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियों, कमजोर इम्यून सिस्टम और यहाँ तक कि अल्जाइमर जैसी न्यूरो डीजेनरेटिव बीमारियों के बढ़ते खतरे से भी जुड़ा हुआ पाया गया है। तो ये सिर्फ मन का वहम नहीं है, ये शरीर पर असर डालने वाली एक वास्तविक स्थिति है। और एक और दिलचस्प और थोड़ी चिंताजनक बात जो सारांश बताता है, वो ये है कि जब लोग लंबे समय तक अकेले रहते हैं, तो उनके सामाजिक कौशल यानी सोशल स्किल्स वो भी कमजोर होने लगते हैं। अच्छा, कैसे? वो शायद लोगों से मिलने में झिझकने लगते हैं या बातचीत में थोड़े नेगेटिव हो जाते हैं, जिससे लोग उनसे और कटने लगते हैं। इस तरह वे अनजाने में खुद को और अकेला बना लेते हैं। ये एक दुष्चक्र, एक नेगेटिव लूप बन जाता है ना? हाँ बिल्कुल, ये तो वाकई गंभीर बात है। तो फिर इस अकेलेपन के चक्र को तोड़ने के लिए क्या किया जा सकता है? सारांश कुछ व्यवहारिक कदमों का जिक्र करता है। हाँ, सारांश कुछ बहुत ही जमीनी सुझाव देता है, जैसे छोटे-छोटे कम जोखिम वाले सामाजिक संपर्क बनाना शुरू करना। शायद रोजमर्रा के कामों में, जैसे दुकान पर कैशियर से या पड़ोसी से दुआ सलाम करना। ये छोटे कदम झिझक कम करते हैं। दूसरा, सचेत रूप से अपने सामाजिक कौशल पर काम करना, जैसे लोगों की बात ध्यान से सुनना, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना। और तीसरा, स्वयं सेवा वॉलंटियर वर्क। जब हम किसी उद्देश्य के लिए दूसरों की मदद करते हैं, तो हमें अपनेपन और जुड़ाव का एहसास होता है, जो अकेलेपन की भावना को कम करता है। शुरुआत छोटे कदमों से करनी है और सक्रिय रूप से जुड़ाव के मौके तलाशने हैं। ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब एक और भावनात्मक चोट पर आते हैं, जो बहुत तकलीफदेह हो सकती है। अस्वीकृति, रिजेक्शन। चाहे वो नौकरी के इंटरव्यू में हो, किसी रिश्ते में या दोस्तों के समूह में। यहाँ सारांश एक और हैरान करने वाली बात बताता है कि अस्वीकृति का दर्द हमारे दिमाग में शारीरिक दर्द की तरह ही रजिस्टर होता है। क्या ये सचमुच ऐसा है? हाँ, ये न्यूरोसाइंस की एक पुख्ता खोज है, जिसे सारांश ने बिल्कुल सही तरीके से प्रस्तुत किया है। ब्रेन इमेजिंग स्टडीज fMRI स्कैन्स में ये साफ देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति सामाजिक अस्वीकृति महसूस करता है, जैसे किसी ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाना, तो उसके दिमाग के वही हिस्से एक्टिव होते हैं जो शारीरिक चोट लगने पर होते हैं। एक खास हिस्से का नाम है एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स। नाम याद रखने की जरूरत नहीं, पर महत्वपूर्ण यह है कि दिमाग दर्द के इन दोनों प्रकारों में ज्यादा फर्क नहीं करता। इसीलिए अस्वीकृति का दर्द इतना तेज, इतना वास्तविक और इतना गहरा महसूस होता है। हमारा दिमाग इसे एक गंभीर खतरे के संकेत के रूप में लेता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें अपनी तीव्र प्रतिक्रिया समझ आती है। कई बार लगता है कि हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, पर शायद वो दिमागी स्तर पर एक वास्तविक दर्द है। तो फिर इस शक्तिशाली भावना से निपटने के लिए सारांश क्या तरीके सुझाता है? सबसे पहली और शायद सबसे मुश्किल सलाह है, इसे व्यक्तिगत तौर पर न लेना। टेक इट पर्सनली न करना।
सारांश हमें याद दिलाता है कि ज्यादातर मामलों में अस्वीकृति सामने वाले व्यक्ति की जरूरतों, पसंद, परिस्थितियों या उनकी अपनी समस्याओं के बारे में होती है, न कि हमारे आंतरिक मूल्य या काबिलियत के बारे में। खुद को ये याद दिलाना कि ये उनकी पसंद या जरूरत थी, इससे मेरा मूल्य कम नहीं होता, ये एक शक्तिशाली मानसिक ढाल बन सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है अस्वीकृति के बाद खुद को अलग थलग करने की जो टेंडेंसी होती है, उससे लड़ना। हाँ, मन तो यही करता है कि सबसे कट जाए। बिल्कुल, लेकिन सारांश इसका उल्टा करने की सलाह देता है। उन लोगों से जुड़ें जो आपको स्वीकार करते हैं, आपको महत्व देते हैं, आपके अच्छे गुणों को देखते हैं। दोस्तों, परिवार या सहायक सहकर्मियों के साथ समय बिताना उस दर्द पर मरहम का काम करता है। और इसके लिए वो छोटी सी लेकिन उपयोगी टिप है जो शायद उस वक्त याद रखनी चाहिए। अस्वीकृत महसूस होने पर मन ही मन दोहराना, ये उनकी पसंद थी, मेरा मूल्य कम नहीं हुआ है। ये उस क्षण के लिए एक तरह का इमोशनल फर्स्ट एड है ना? निश्चित रूप से ये विचारों को एक स्वस्थ दिशा देने का रिफ्रेम करने का एक तरीका है। बिल्कुल। अस्वीकृति का दर्द झेलना मुश्किल है और कभी-कभी ऐसी स्थितियों के बाद या जीवन की अन्य घटनाओं के कारण हम एक और भावनात्मक जाल में फंस जाते हैं। वो है पछतावा, रिग्रेट। ये एक ऐसी भावना है जो हमें अतीत की गलियों में भटकाती रहती है और हमारे आज को खराब करती है। सारांश इसे भी एक भावनात्मक चोट के रूप में देखता है। हाँ, और पछतावे का एक दिलचस्प पहलू, जैसा कि सारांश में बताया गया है, वो है नियंत्रण का भ्रम, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। हम अक्सर उन चीजों पर पछताते हैं, उन काश पर अटके रहते हैं जिन पर शायद हमारा कोई नियंत्रण था ही नहीं या बहुत कम था। हम सोचते हैं काश मैंने वो कहा होता, काश मैंने वो किया होता, जबकि उस वक्त की परिस्थितियां शायद वैसी थी ही नहीं। सारांश कहता है कि कुंजी ये है कि पछतावे में डूबे रहने के बजाय उसे सीखने के एक अवसर में बदला जाए। तो कैसे करें ये? तरीका है खुद से ये पूछना, ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब इस अनुभव से मैंने क्या सीखा है जो मेरे भविष्य के फैसलों में काम आ सकता है। इसके साथ ही खुद को माफ करना सीखना, और जरूरत पड़ने पर दूसरों को भी। इस बोझ से निकलने के लिए बहुत जरूरी है। अतीत बदला नहीं जा सकता, पर उसके प्रति हमारी आज की भावनाएं बदली जा सकती हैं। और इसे सिर्फ सोचने तक ही नहीं, बल्कि एक ठोस अभ्यास के तौर पर करने के लिए भी सारांश में एक सुझाव है, लिखने का अभ्यास। जिस स्थिति को लेकर पछतावा हो रहा है, उसके बारे में विस्तार से लिखें। फिर इन सवालों के जवाब दें। पहला, इससे मैंने क्या सीखा? दूसरा, भविष्य में इसी तरह की स्थिति आने पर मैं क्या अलग या बेहतर कर सकती हूँ? और तीसरा, क्या इस अनुभव ने मुझे किसी भी तरह से, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, मजबूत बनाया है? कहते हैं लिखने से विचार साफ होते हैं और भावनाओं का बोझ हल्का होता है। बिल्कुल, ये अभ्यास हमें अतीत की कैद से निकालकर भविष्य की तैयारी की ओर ले जाता है। ये पछतावे को एक अनुत्पादक भावना से एक उत्पादक सीख में बदलने में मदद करता है। अच्छा, पछतावा अतीत से जुड़ा है, तो चिंता भविष्य से। अब बात करते हैं चिंता और तनाव की, एंग्जाइटी और स्ट्रेस। सारांश कहता है कि चिंता का मतलब है भविष्य की उन काल्पनिक समस्याओं के बारे में लगातार सोचते रहना जो शायद कभी हो ही ना। ये क्या होगा अगर, व्हाट इफ वाली सोच जो हमें अंदर ही अंदर खाए जाती है। ये तो बहुत आम है आजकल। हाँ, चिंता एक तरह से भविष्य की नेगेटिव भविष्यवाणियां करने जैसा है, वो भी अक्सर बिना किसी ठोस सबूत के। ये मानसिक ऊर्जा को बहुत बर्बाद करती है। इसे संभालने चाहिए सारांश में एक बहुत ही अनूठा और व्यवहारिक तरीका बताया गया है। चिंता करने के लिए एक निश्चित समय तय करना, इसे वरी टाइम कहा गया है। वरी टाइम, ये क्या है? हाँ, दिन में मान लीजिए 15-20 मिनट का एक स्लॉट तय कर लें, जब आप बैठकर सिर्फ अपनी चिंताओं के बारे में सोचेंगे, उन्हें लिखेंगे या उन पर विचार करेंगे। इसका मनोवैज्ञानिक फायदा यह है कि जब दिन के बाकी समय में चिंताजनक विचार मन में आएं, तो आप खुद को निर्देश दे सकते हैं, ठीक है, ये जरूरी लग रहा है, मैं इस पर अपने वरी टाइम में सोचूंगी। इससे चिंता को पूरे दिन पर हावी होने से रोकने में मदद मिलती है, उसे एक सीमा पर बांधने की कोशिश की जाती है। अच्छा, इसके अलावा गहरी सांस लेने के व्यायाम, मेडिटेशन या माइंडफुलनेस जैसी रिलैक्सेशन तकनीकें, ये भी चिंता के शारीरिक लक्षणों जैसे तेज धड़कन, सांस फूलना, इनको कम करने में बहुत कारगर हैं, जैसा कि सारांश भी बताता है। तो प्रैक्टिकल टिप ये है, रोज 15 मिनट का वरी टाइम तय करें और कोशिश करें कि उस समय के अलावा चिंता ना करें। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है कि चिंता करने के लिए अलग से समय निकालें,
लेकिन शायद ये उसे कंट्रोल में रखने का एक कारगर तरीका हो सकता है। हाँ, ये चिंता को एक निर्धारित चैनल देने जैसा है ताकि वो बाकी जिंदगी में ना फैले। ये अभ्यास मांगता है पर कारगर हो सकता है। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण भावनात्मक घाव पर आत्मसम्मान की क्षति, डैमेज टू सेल्फ एस्टीम, सारांश इसे भी एक गंभीर भावनात्मक चोट मानता है और इसकी तुलना शारीरिक इम्यून सिस्टम से करता है। जैसे कमजोर इम्यून सिस्टम हमें बीमारियों के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाता है, वैसे ही कम आत्मसम्मान हमें भावनात्मक चोटों जैसे असफलता या अस्वीकृति के प्रति ज्यादा संवेदनशील बना देता है और उनसे उभरना मुश्किल कर देता है। ये एक बहुत अच्छी तुलना है। बिल्कुल, कम आत्मसम्मान वाले व्यक्ति के लिए किसी आलोचना या नाकामी से निपटना ज्यादा मुश्किल होता है। वो उसे ज्यादा व्यक्तिगत रूप से ले सकता है। इससे उभरने और आत्मसम्मान को मजबूत करने के लिए सारांश कुछ ठोस कदम सुझाता है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण है खुद के बारे में लगातार नकारात्मक बातें करना बंद करना, जिसे नेगेटिव सेल्फ टॉक कहते हैं। हाँ, वो अंदर की आवाज जो हमेशा कमी निकालती है। बिल्कुल, उस आवाज को पहचानना और उसे चुनौती देना। क्या वो वाकई सच कह रही है? क्या उसके पास सबूत है? दूसरा कदम है अपनी ताकतों, खूबियों और पिछली उपलब्धियों की एक सूची बनाना और उसे नियमित रूप से देखना। हाँ, हम अक्सर अपनी कमियों पर इतना ध्यान देते हैं कि अपनी अच्छाइयों को भूल ही जाते हैं। उन्हें याद करना और लिखना हमारे नजरिए को संतुलित करता है। और तीसरा, यहाँ भी आत्मकरुणा का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। खुद के साथ वैसा ही दयालु, समझदार और सहायक व्यवहार करना जैसा हम किसी प्रिय मित्र के साथ करते, खासकर तब जब हम कोई गलती करें या असफल हों। इसे रोजमर्रा की आदत बनाने के लिए भी एक अभ्यास बताया गया है। हर दिन सोने से पहले ऐसी 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप खुद की सराहना करती हैं। ये बहुत छोटी चीजें भी हो सकती हैं, जैसे आज आपने कोई मुश्किल काम शुरू किया, या किसी के लिए कुछ अच्छा किया, या बस अपनी सेहत का ध्यान रखा। ये अभ्यास धीरे धीरे हमारे दिमाग को अपनी अच्छाइयों पर ध्यान देने के लिए प्रशिक्षित करता है। हाँ, ये छोटे छोटे अभ्यास नियमित रूप से करने पर बड़ा फर्क ला सकते हैं। ये एक पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाने में मदद करते हैं, जो कि स्वस्थ आत्मसम्मान की नींव है। तो कुल मिलाकर इस किताब के सारांश से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं, वे हमारी रोजमर्रा की भावनात्मक सेहत के लिए बहुत मायने रखती हैं। भावनात्मक स्वच्छता को गंभीरता से लेना है, खुद पर और दूसरों पर दया करना यानी आत्मकरुणा विकसित करनी है, अस्वीकृति को व्यक्तिगत हमला न मानकर उससे सीखना है, पछतावे को सीख में बदलकर आगे बढ़ना है, चिंता को प्रबंधित करने के व्यवहारिक तरीके अपनाने हैं और अपने आत्मसम्मान को सक्रिय रूप से पोषित करना है। बिल्कुल, और शायद सबसे बड़ा संदेश यही है कि भावनात्मक चोटों को नजरअंदाज न करें, उन्हें छोटा न समझें, उन्हें उतनी ही गंभीरता और ध्यान दें जितनी हम शारीरिक चोट को देते हैं। जैसे हड्डी टूटने पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं या कम से कम फर्स्ट एड किट खोलते हैं, वैसे ही गहरी भावनात्मक तकलीफ होने पर मदद मांगने में कोई शर्म या झिझक नहीं होनी चाहिए। सही कहा। ये मदद दोस्तों या परिवार से मिल सकती है या जरूरत पड़ने पर किसी प्रशिक्षित प्रोफेशनल जैसे काउंसलर या थेरेपिस्ट से भी ली जा सकती है। ये किताब में बताई गई तकनीकें निश्चित रूप से बहुत उपयोगी हैं, लेकिन वे प्रोफेशनल मदद का विकल्प नहीं है, खासकर गंभीर स्थितियों में। विशेषज्ञ की सलाह लेना हमेशा एक समझदारी भरा और मजबूत कदम होता है। बिल्कुल सही कहा। ये सारी बातें हमें अपनी और दूसरों की भावनात्मक दुनिया को बेहतर ढंग से समझने और संभालने में मदद कर सकती हैं। और बदलाव की शुरुआत छोटी ही हो सकती है। शायद आज इस चर्चा से कोई एक तकनीक चुनकर उसे अपनी जिंदगी में शामिल करने की कोशिश करने से। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो शायद इस पूरी चर्चा को और व्यक्तिगत बना दे। इन सभी भावनात्मक प्राथमिक उपचार की तकनीकों में से, चाहे वो आत्मकरुणा का अभ्यास हो, अस्वीकृति से निपटना हो, भरी टाइम तय करना हो या पछतावे से सीखना हो, आपको कौन सी तकनीक अपने लिए अमल में लाना सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण लग सकती है? और ये चुनौती आपकी अपनी गहरी भावनात्मक आदतों, विश्वासों या शायद पुराने घावों के बारे में क्या संकेत दे सकती है? ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर अकेले में विचार किया जा सकता है। उम्मीद है इस बातचीत से हमारे सुनने वालों को अपने भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति एक नई संवेदनशीलता और कुछ ठोस व्यावहारिक उपकरण मिले होंगे।